गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अ केमिकल रिएक्शन और फिर यहाँ से हम इस टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। तो मैंने बोला कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। वीडियो पॉज कीजिएगा और ख़ुद सोचिएगा, फिर बाद में आंसर देखना। तो अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि फैक्टर्स कौन से होंगे जो इफ़ेक्ट करेंगे, तो आई कैन वेरी वेल से जो पहला दिमाग में आता है भाई वो है कि कितने हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, राइट। सबसे पहला फैक्टर ही डिपेंड हमको जो मिलेगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ऐसा देखा गया, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फॉर द वेरियस रिएक्शंस कि जितने ज़्यादा हम रिएक्टेंट लेते हैं ना उतना ज़्यादा रिएक्शन हो पाता है। और कुछ केस में तो ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो आई कैन से द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कि रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड करेगा, वो नंबर वन फैक्टर जो उसका होगा वो होगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कैसे हैं और रिएक्टेंट कितने हैं, यानी कि आई कैन से नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कितने हमने रिएक्टेंट लिए और किस नेचर के हमने रिएक्टेंट लिए, उस पर ये जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि रेट किस पर डिपेंड करेगा, तो हम इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की, आइटम्स की, आयन्स की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपस में उनका कोलिजन भी बढ़ जाता है, तो किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिपेंड करने वाला, जिस पे रेट डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। अब क्योंकि टेम्परेचर जो है वो प्रेशर पे भी वेरी करता है, प्रेशर के साथ वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, तो अदर फैक्टर कैन बी प्रेशर। फिर कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हमें स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटर चाहिए होता है या कैटलिस्ट चाहिए होता है, तो कैटलिस्ट वगैरह पे भी आपके जो रिएक्शंस है वो डिपेंड करते हैं। तो ये मैंने कुछ बहुत ही बेसिक फैक्टर्स लिखे हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके रेट को बढ़ा सकते हैं या उनके रेट को घटा सकते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट फैक्टर को हम उठाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स की हमने कंसंट्रेशन जो है कितनी ली है, उसके ऊपर किस तरह से रेट को डिपेंड करेगा। तो ये देखा गया ज़्यादातर कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा है उतना रेट जो है रिएक्शन का वो ज़्यादा मिलता था, ठीक है। और इसके लिए एक लॉ बना था, वो था लॉ ऑफ मास एक्शन, कहा गया था इसे लॉ ऑफ मास एक्शन। ऑल्दो दिस इज़ नॉट इन योर बुक, एनसीईआरटी में ये तो नहीं दे रखा, पहले कुछ कभी हुआ करता था लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सपोज़ मैंने लिखा एक रिएक्शन ए की पावर ए प्लस बी की पावर ए टाइम्स ए कंबाइंस विद बी टाइम्स बी, ठीक है। एंड हमने बोला कि सी टाइम्स सी और डी टाइम्स डी, मतलब जनरल बेसिक रिएक्शन लिखा है, ए बी बी सी सी डी डी दे रहा है, ए छोटा बी ये इनकी स्टोइशियोमेट्रीज हैं, और ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी जो है वो प्रोडक्ट हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने ये बोला कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर ये रेट डिपेंड करेगा, यानी जितना ज़्यादा अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लोगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे कि मैंने लिखा रेट, तो रेट जो है उसने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रेज टू पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जितना उनका पावर आगे लगी है वो उनको आगे रेज हो जाएगी, रेज टू पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो रेट किसके इक्वल होगा, ए कंसंट्रेशन है, बी कंसंट्रेशन। मान लो यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता तो एक ही की पावर पे हो जाती, यहाँ पे तीन होते तो तीन की पावर पे हो जाती। तो जितने जितने रिएक्टेंट्स हैं सबकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। बट लेटर ऑन ये रियलाइज़ किया गया कि कुछ रिएक्शंस तो हमें ऐसे भी मिल रहे थे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहे थे। पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करने का मतलब है यहाँ जो पावर है वो ज़ीरो होनी पड़ेगी, पर अगर वो पावर यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो कैसे हो जाएगा, फिर तो स्टोइशियोमेट्री अगर ज़ीरो हो गई तो ये तो है ही नहीं, रिएक्शन होगा कैसे। तो ये देखा गया कि समहाउ ये जो ऊपर कोफिशिएंट्स हमने लगाए हैं ना, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इस लॉ में करेक्शन हुआ,
ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन में करेक्शन हुआ और उसके बाद जो हमें लॉ मिला था वो था रेट लॉ, और जो अभी तक वैलिड है और यही लॉ आपकी बुक में दे रखा है। तो रेट लॉ के हिसाब से हमने ये कहा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू दी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो पावर है मैंने x और y ले ली, कोई जनरल पावर ले ली x एंड y। इज दिस क्लियर? मतलब यहाँ जो है तो रेट जो है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे ही, पर जो पावर होगी ना वो इनकी स्टोइचियोमेट्री के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो सकता है ए का इन्फ्लुएंस ए की कंसंट्रेशन के चेंज होने से रिएक्शन पे ज़्यादा फर्क पड़ता हो एज़ कम्पेयर टू बी, या और ऐसा भी हो सकता था कि इसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट बड़ा था और ये जो पावर है वो छोटी है। मतलब एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एक्स एंड वाई कुछ भी हो सकते हैं, एक्स एंड वाई ज़ीरो भी हो सकते हैं, एक्स एंड वाई नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक्स एंड वाई जो है पावर में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये इंटीग्रल वैल्यू, एनी इंटीग्रल वैल्यू इज़ पॉसिबल फॉर दी एक्स एंड वाई। ठीक, अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर हमको कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हम यहाँ पर डालते हैं k, और k होता है आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्या डाला जाता है यहाँ पर? k डाला जाता है, एंड k इज़ नोन एज द रेट कांस्टेंट। ठीक, अब k रेट कांस्टेंट एक नई टर्म मिल गई। अब रेट कांस्टेंट के साथ साथ रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब अगर इसको डिफाइन करना हो हमें कि रेट कांस्टेंट क्या है, तो हम कहेंगे, जब भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया कभी डेफिनेशन बनानी है तो उसकी पास जो अलग चीज़ें हैं ना उनके अलावा जो चीज़ें हैं उनको वन कर लो, वन मान लो। तो रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इज यूनिटी। ठीक है ना, जब ये वैल्यू कैसी है, 1 है, तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है? रिएक्शन के रेट के इक्वल है। तो इसी बात को क्या डेफिनेशन बना देंगे हम, क्या बना देंगे? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इज यूनिटी। अंडरस्टूड? ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा है ना, इसी को कहा जाता है रेट लॉ। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज रेट लॉ, तो आप क्या बोलोगे? रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन इन विच rate of the reaction is equal to the product of concentration of reactants raised to some powers which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients. Is this clear? अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेट था पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि रेट को हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर भी हम रिएक्टेंट्स लेंगे माइनस dr/dt इज इक्वल टू क्या हो गया? k a की पावर x हो गया और b की पावर क्या हो गया? y हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं ना, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कहा जाता है, क्योंकि ये भी रेट है, माइनस dr/dt भी रेट है, और रेट लॉ के हिसाब से ये भी क्या है? रेट ही है। तो ये एक दोनों को इक्वल रख दिया तो नई एक्सप्रेशन बन गई। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कहा जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिया है ना, तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे बहुत बात करने वाले हैं, पर अभी के लिए नहीं। ठीक है, अब देखिए अगली ज़रूरी बात, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप टर्म अभी आप पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं आप? ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए ये जो पावर x और y होती है, अभी अभी हमने बोला कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका जो सम होता है ना, इसका जो सम है, अब ये मैंने यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लिया है, ए और बी मैंने सिर्फ 2 टर्म्स ली हुई हैं। ठीक है, मान लो ये 3, 4, 5 कितने भी होते एक ही होता, बट इनकी जितने भी पावर हैं उन पावर्स का जो सम होता है ना उसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है? अब ये जो ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मैंने तुम्हें कहा कि ये जो पावर है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, तो ऑर्डर करके जो आंसर आएगा वो भी हर इंटीग्रल वैल्यू में पॉसिबल है। ठीक है, इतनी बात। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी बनकर आती है पेपर में, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? तो केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ। क्या है? इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स द रेट लॉ। दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और इस रेट कांस्टेंट की, यानी कि k की बात करते हैं हम। k क्या था? आपका रेट कांस्टेंट था।
ठीक, पहले तो इस के यूनिट क्या होंगे। अगर हमें के यूनिट निकालने हैं तो मैं आई एम री राइटिंग दिस एक्सप्रेशन एज, मैंने लिखा r इज इक्वल टू खाली के, और ये a b c जितने भी हैं ये पावर को मैंने एक ले लिया n, ठीक है, ऐड करके कितना ले लिया, सिर्फ n ले लिया। अब क्या है, इसके r के यूनिट क्या थे, r के यूनिट थे मोल पर लीटर, पर यूनिट टाइम था, तो मान लो टाइम हमारा सेकंड में है तो पर सेकंड ले लिया, ठीक है। अब के यूनिट हमें निकालने हैं। सपोज रिएक्शन में x प्लस वाई ऐड करके आ रहा है 0, अगर 0 आ रहा है तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहा जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि 0 ऑर्डर का है, ठीक है, ये बहुत इट्स लीडिंग यू टू एन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फॉर द लेटर ऑन। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये पावर पूरी क्या हो जाएगी, 0, तो a की पावर 0 हो गई, तो ये पूरा फैक्टर टर्म ही 0 हो गया। तो k के यूनिट किसके इक्वल हो गए, मोल पर लीटर पर सेकंड के, यानी रेट के ही इक्वल हो गए, ठीक। अब मान लो आपका जो रिएक्शन था वो फर्स्ट ऑर्डर का था, ठीक है। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का था तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू के a की पावर 1 हो जाएगा, राइट। अब r के यूनिट क्या है हमारे, मोल पर लीटर पर सेकंड है, k a क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होंगे, मोल पर लीटर होंगे। आप देख सकते हो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो k के यूनिट क्या हो जाएंगे, पर सेकंड, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, पर सेकंड हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर r हो जाएगा k और a का स्क्वायर होगा, r दोबारा आपका मोल पर लीटर पर सेकंड है, a के यूनिट जो है वो क्या है, मोल पर लीटर है, ठीक है। मोल पर लीटर का आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड यहाँ पर है k, यहाँ पे आ जाएगा मोल का स्क्वायर और लीटर की पावर -2, ये मोल यहाँ पर जाके इसको कट करेगा, एक मोल बचेगा। तो सॉल्व करके आपको यहाँ पर k के यूनिट्स क्या मिल जाएंगे, k के यूनिट आपको मिलेंगे पर मोल लीटर पर सेकंड, ये यूनिट मिल जाएंगे k के। यानी किसी भी रिएक्शन का अगर हमें k पता हो तो हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर पता हो तो हम उसके लिए k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो k के यूनिट्स जो हैं वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा सीधा वो पूछता है आपसे डायरेक्ट एक नंबर में कि सपोज k की वैल्यू जो है, k के यूनिट्स जो है वो मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो बताओ कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, या आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दे देता है और बोलता है कि इसके लिए k निकाल के बताओ, ठीक है। तो आज आप होमवर्क में मैंने सिर्फ 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का निकाला है, आप थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फ्रैक्शंस में ऑर्डर ट्राई करो और रेट आपको, आप k का जो रेट है वो निकाल कर बताओ, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर r इज इक्वल टू के, a की पावर 2/3 एंड b की पावर लेट्स से -1 है। इस रिएक्शन का आप k के यूनिट्स निकाल कर बताओ, ठीक है। ये दो, अगर आपको बोला जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी रिएक्शंस हैं हम सबका ऑर्डर निकाल सकते हैं, बट ऑर्डर जो निकाला जाता है ना वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। हम खुद से नहीं बता पाते कि किस रिएक्शन की मतलब किस रिएक्टेंट पर रेट जो है कितना डिपेंड करेगा, यानी उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर कितना किसी रिएक्शन को फ़र्क पड़ने वाला है, ये हम ऑरली नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली ही बताया जाता है। कैसे बताया जाता है, सपोज हमारे पास कोई 2 रिएजेंट्स हैं, H2 + I2 है और वो 2HI दे रहा है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, H2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं, I की चेंज करते रहते हैं, या I की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं, H2 की चेंज करते रहते हैं। उससे क्या होगा, अलग अलग कंसंट्रेशन लेने पर हम अलग अलग रेट निकालते हैं और फिर हम वहाँ से कैलकुलेशंस कर कर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल कर बता पाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए न्यूमेरिकल देखो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि हमारे पास क्या है, 2a + b गिव c + d, कोई जनरल रिएक्शन दे रखा है और उसने कहा कि हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं जहाँ a की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ली गई है और b की कंसंट्रेशन भी मोल्स पर लीटर में ली गई है,
ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो कि चारों के लिए उसने रेट लिखा हुआ है मोल्स पर लीटर पर मिनट में। कह रहा है डिटरमाइन द रेट लॉ निकाल कर बताओ और के यानी कि रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का निकाल कर बताओ। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसके हिसाब से इस जो आपको गिवन एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे 4 इक्वेशंस बना लोगे। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखती तो रेट सिर्फ ऐसे लिखा जाता, रेट लिखा जाता कि a की पावर 2 नहीं होगी, a की पावर क्या होगी x, क्योंकि हम नहीं जानते क्या है, और b की पावर क्या है y है। ये हो गया रेट लॉ, हमने लिख दिया। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हम लिखते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट क्या होगा, आपको वैल्यू दी गई है 6 × 10⁻³ राइट। तो रेट होगा 6 × 10⁻³ इक्वल है k। a कितना लिया है उसने 0.1, 0.1 की पावर x, ठीक है, एंड b उसने लिया है अगेन 0.1, 0.1 की पावर y। सिमिलरली आप एक्सपेरिमेंट 2 के लिए एक एक्सप्रेशन बनाओगे, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगी, रेट कितना दे रखा है 7.2, तो 7.2 × 10⁻² इज इक्वल टू k 0.3 की पावर x एंड 0.2 की पावर y। सिमिलरली हम चारों एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसी तरह की एक्सप्रेशन को लिख देंगे। ठीक है, 2.88 × 10⁻1 और k है, और यहाँ पर आपको 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y। फोर्थ एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ये रेट दे रखा है आपको 2.40, ठीक है, × 10⁻² k 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। इक्वेशंस हमारे पास बन गई 4, और वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, x, y और k, 3 वेरिएबल हैं, तो सही है, आप आराम से वैल्यूज़ को सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्या करोगे आप, जो देखो क्या रिएक्शन उसने किया कैसे था, एक की कंसंट्रेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया, ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन ली, अलग अलग रेट लिए, इक्वेशंस बनाई और सॉल्व करके आंसर निकालेगा। यानी ऑर्डर कैसे मिलेगा आपको, जब आपको x और y की वैल्यू मिलेगी तो वो आपको ऑर्डर मिलेगा। तो ऑर्डर हम किस तरह से निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर कर ऑर्डर को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, इनमें से आप डिवाइड करोगे इक्वेशंस को, आपको x, y और k सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशंस को डिवाइड करोगे। कैसे करोगे, जो वैल्यूज जहां आपको सेम दिख रही हैं कि जहां हम कट कर सकते हैं, जैसे कि 0.3x से 0.3x जो है आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा, कौन, y, k से k कैंसिल हो जाएगा राइट। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकती हूँ, और 0.1 से 0.1 इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकती हूँ। तो वो क्वेश्चन ही आपको ऐसे देगा कि जहाँ पर आप आराम से इक्वेशंस को डिवाइड करके कोफिशिएंट्स के लिए वैल्यू जो है सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट और फोर्थ को यहाँ पर डिवाइड करके लिखती हूँ, 6 × 10⁻³ और ये 2.40 × 10⁻², क्या होगा ये k 0.1, ठीक है, और ये होगा, देखो कैंसिल हो गया, ये यहाँ से k से k कैंसिल हो गया। अब पॉइंट, ये x जो है दोनों की पावर x है, तो x को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, 0.1/0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 की पावर x हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो यहाँ पे पावर -3 है, -2 है, पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, -1 का मतलब नीचे आएगा 10, ठीक है, 2.4 डेसिमल ऊपर लेके जाओ, 60 हो गया, 24 हो गया, सॉल्व करो, काटो, 6 4 24 होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि जो भी यहाँ पर आपको फैक्टर्स मिलेंगे ना, वो जो यहाँ पर आ रखा होगा ना उसकी पावर में आप बना सकते हो। फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बेस सेम करोगे, इसको सॉल्व करके सीधा बचेगा ये 1/4, क्योंकि ये -1 नीचे आएगा, 2.4 का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/24, 6 4 24, 1/4 x के इक्वल होगा, तो पावर कितनी है 1, बेसिस सेम हो गए, पावर इक्वल है, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसको और इसको डिवाइड कर लोगे और किसकी वैल्यू निकाल लोगे, y को। जब आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सिर्फ k मिसिंग होगा आपका, तो किसी भी एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू डाल दो, इन चारों में से किसी में भी डाल दो, x और y डाल दो, इनको डिवाइड करो जाकर, k की वैल्यू जो है आपके पास आराम से आ जाएगी। और जब आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका रेट लॉ कंप्लीट हो गया। x और y को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल गया, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसी के ऊपर आपकी बुक में और क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको होमवर्क में करने होंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो ये है कि जैसे कि आपको दे रखा है, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट।
ठीक है, हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल और रिड्यूस्ड। तो आप क्या करोगे, रेट लॉ को फॉर्मुलेट करोगे। पहले तो आप लिखोगे रेट क्या है, के, कोई एक्सप्रेशन नहीं दी उसने, बस उसने कोई मतलब रिएक्शन नहीं दिया, उसने सिर्फ ये कहा है कि सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्टेंट है, मान लो ए है आपका रिएक्टेंट, और उसके रिस्पेक्ट में कैसा है रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर है, तो ये मेरा रेट की एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, अब कह रहा है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड और रिड्यूस टू हाफ। कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो डबल कर दी, अगर ये 2 टाइम्स ए होगा नया रेट हो जाएगा, पहले आर था तो अब जो नया रेट है, रेट को छोटे आर से लिखते हैं, आर डैश हो जाएगा। के ये कितना हो गया 2 टाइम्स, तो 2a का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4k, और ये क्या हो गया a का स्क्वायर हो गया। तो क्या ये ओरिजिनल रेट नहीं है आपका, आर नहीं है, तो 4 टाइम्स आर हो गया। न्यू रेट क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो उसने बोला था हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, तो इफेक्ट कैसे हुआ 4 टाइम्स हो गया, रिएक्शन 4 गुना स्पीड से 4 टाइम्स स्पीड से चलेगा। तो रेट लॉ ने कहा ही ये था, रेट लॉ ने यही कहा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लोगे किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो उतना ज़्यादा होगा। तो डबल करा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अब रिड्यूस टू हाफ किया है तो घट जाएगा, कंसंट्रेशन घटा दी है तो रेट को डिक्रीज होना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ओरिजिनली रेट क्या है के, सेकेंड ऑर्डर है तो a की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब वो रिड्यूस टू हाफ किया है तो जो नया रेट होगा वो क्या होगा, ये 1/2 कर दोगे आप कंसंट्रेशन को का स्क्वायर, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा आर के, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मान लो यहाँ पर वो 2 होते रिएक्टेंट, तो ऐसे बोल देता क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, हाउ इज द कंसंट्रेशन इफेक्टेड जब बी को हमने डबल किया या ए को हमने ट्रिपल किया। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर रेट लॉ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी हम बात कर रहे हैं रेट की, रेट कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है उससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो, जितना ज़्यादा किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट होगा, जितना ज़्यादा किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है उसका जो रेट है रिएक्शन का वो उतना ज़्यादा होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, सामने था उसके, क्या था रेट के हमने लिखा है, सामने लिखा है, तो किसी भी रिएक्शन की के की वैल्यू अगर हाई होती है तो रेट जो होता है उसका हाई होता है। सेकंड बात हम क्या कह सकते हैं, हम जो के यूनिट्स हैं वो किससे निकाल सकते हैं, ऑर्डर से, या ऑर्डर बता सकते हैं हम के यूनिट्स के बेसिस पर। के यूनिट पता है तो ऑर्डर निकल जाएगा, ऑर्डर पता है तो के यूनिट हमें मिल सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, किसी भी एक रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो सेम होता है बट एट अ टेम्परेचर पर सेम होता है। किसी भी रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, चाहे आप कितनी ही कंसंट्रेशन चेंज कर दो। कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, पर अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर देते हो तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है। इज दिस क्लियर? तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी किसके बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलैरिटी। अगेन ये भी जो अगर चैप्टर की मैं थ्योरी बोलूँ तो थ्योरी वाइज जैसे व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है। सिमिलरली व्हाट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, या फिर वो पूछता है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, तो अभी हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, एक्चुअली देखो टर्म से ही पता लग रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही होगी। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कोलाइडिंग विद ईच अदर साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हो आप मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग ईच अदर साइमल्टेनियसली। कितने एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स एक साथ एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, सो दैट कोलाइड कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, सो दैट कोई केमिकल रिएक्शन होगा। यानी मॉलिक्यूलैरिटी डिपेंड करती है कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? इट इज़ दी नंबर ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल कोलाइडिंग टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, कितने आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, सपोज अमोनियम नाइट्राइट जो है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और आपको नाइट्रोजन प्लस वाटर मिल रहा है।
ठीक है। अब इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं? एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उसे कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर। सिंगल है तो हमने कह दिया इसे यूनिमॉलिक्यूलर। बट सपोज अगर मैंने रिएक्शन लिखा 2HI है, वो H2 + I2 देता है। 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 HI मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो इस रिएक्शन को कहा जाएगा बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसे? बाई मॉलिक्यूलर। मान लो कोई रिएक्शन होता जिसमें 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो ट्राई मॉलिक्यूलर। अब क्या 4 के लिए टेट्रा मॉलिक्यूलर होगा? नहीं होगा। ये माना गया है कि मॉलिक्यूलैरिटी की जो वैल्यू है 3 से ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है, यानी इफेक्टिव कोलिजन, यानी कोई भी रिएक्शन को सक्सेसफुल होने के लिए मैक्सिमम 3 एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करेंगे ना तो इफेक्टिव कोलिजन जो हैं, यानी अच्छे से कोलिजन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। देखो केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं। केमिकल रिएक्शन तब होते हैं जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयोन्स एक दूसरे से रीअरेंज होते हैं। रीअरेंज होने के लिए उनकी मूवमेंट, उनमें कोलिजन्स, आपस में टकराना ये ज़रूरी होता है। तभी जो है पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं और न्यू बॉन्ड्स जो हैं फॉर्म होती हैं। तो क्योंकि हम सभी एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर्स मानते हैं, सर्कुलर या स्फेरिकल फॉर्म में हम कंसिडर करके चलते हैं, तो 3 से ज़्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स को हम फिजिबल मानते ही नहीं है कि वो आपस में कोलाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है किसी भी रिएक्शन की? 3 होती है। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो या तो हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, या बायमॉलिक्यूलर होगा, या फिर ट्राइमॉलिक्यूलर होगा। उससे ज़्यादा अगर मैंने कोई रिएक्शन लिखा 10 मॉलिक्यूल, 15 मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी फेल है, वहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी फेल है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस फिर कैसे प्रोसीड करते होंगे? यहाँ तो हमने कह दिया कि ये एक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा, होगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा और रिएक्शन होगा। बट सपोज कोई एक रिएक्शन लिखा जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है, ये लिखा हमने रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर इस रिएक्शन को देखने से ऐसा लगता है, कुछ भी प्रोडक्ट आ रहा हो, प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, इस रिएक्शन को देखने से हमें ऐसा लगता है 6, 7, 8, 9, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस रिएक्शन की 10 मॉलिक्यूलैरिटी होगी। क्या ये 10 मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ रिएक्ट कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर ऐसे केसेस में ये जो रिएक्शंस है ये मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड करते हैं, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता। यानी सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, कोई किसी के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, पर बारी बारी स्टेप्स में होगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि मैकेनिज्म होते हैं रिएक्शंस के, उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड करेंगे उसका एक डेफिनेट पाथ होता है, जिसे रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे 1, 2, 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड हैं, वो रिएक्शंस एक ही स्टेप में प्रोसीड कर जाते हैं और उन रिएक्शंस को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। एनी रिएक्शन विच इज सपोज टू प्रोसीड इन वन स्टेप विल बी टर्म्ड एज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, बट फॉर अ रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन 3 दे कैन नॉट प्रोसीड इन वन सिंगल स्टेप, तो दे टेक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, दे सीरीज ऑफ रिएक्शंस टू कंप्लीट देम, एंड ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है ऐसे रिएक्शंस को? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो अब जैसे आप इस रिएक्शन का, अगर मैं इसका रेट कांस्टेंट लिखती, रेट लॉ लिखती इसका, तो इसका रेट लॉ क्या लिखा जाएगा? R = K, तीनों लोगे आप, KClO3 लोगे, FeSO4 लोगे, H2SO4 लोगे, रेज़ टू पावर X, Y और Z। पर X, Y और Z का सम करने के बाद भी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर मिलता है वो सिर्फ कैसा है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यानी एक बात तो एकदम साफ है कि मॉलिक्यूलैरिटी इनकी स्टोइशियोमेट्री पे डिपेंड कर रही है, पर ऑर्डर का स्टोइशियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर एंटायरली एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस में जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, ऑर्डर को तो आप कैसे निकालना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक स्टेप में नहीं हो रहा, मल्टीपल स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। तो मल्टीपल स्टेप्स में से जो भी स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे धीरे जो स्टेप होता है, उसे आप कहते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑलवेज रिमेंबर दैट जो उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा ना,
वही कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और ये भी पाया गया है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, उसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही ऑर्डर होता है। मतलब स्लोएस्ट स्टेप्स में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है और वही उसके लिए क्या होता है, ऑर्डर होता है। कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड है, पर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेप में प्रोसीड ही नहीं करता, वो मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड करता है। तो उसका ऑर्डर भी हम कैसे निकालते हैं, हर रिएक्शन का अलग अलग ऑर्डर होगा। तो हमारे लिए जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही उस रिएक्शन का ऑर्डर बताता है, और उस रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होगा वो तो एक एलिमेंट्री हो गया, है ना। जो स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एक एलिमेंट्री स्टेप हो जाएगा। एक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन का एग्जांपल लेकर हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज यहाँ पे दे रखा है कि 2 टाइम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैं, वो I नेगेटिव बेसिक मीडियम में आपको दे रहा है 2H2O और O2। तो अब ये रिएक्शन देखने से मुझे लग रहा है बायोमोलिकुलर, ठीक है, 2 है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, तो मैं कह सकती हूँ कि ये रिएक्शन एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बट ऑर्डर क्या होगा इसका, तो ये पाया गया कि ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं करता, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। कैसा है, H2O2 प्लस I नेगेटिव पहले स्टेप में देता है आपको H2O प्लस IO नेगेटिव। आपको ये सब लर्न नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशंस तैयार करनी है उनकी, और स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये मैकेनिज्म आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लर्न करते हैं। इनऑर्गेनिक में तो भाई हज़ारों रिएक्शंस हैं, अनलिमिटेड मैकेनिज्म्स हैं, कोई एक बेसिक पैटर्न नहीं होता जिसको हम लर्न करेंगे, ठीक है। तो H2O2 I नेगेटिव ये दे रहा है आपको फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, 2 स्टेप में प्रोसीड करता है ये रिएक्शन। और सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर मिलता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है IO नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है दे रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इस रिएक्शन के अंदर एक नई चीज़ इन्वॉल्व हुई है, IO नेगेटिव। ये IO नेगेटिव ना तो प्रोडक्ट में थी ना रिएक्टेंट में थी। तो ऐसी स्पीशीज़ जो ड्यूरिंग द रिएक्शन जनरेट होती हैं और रिएक्शन के प्रोडक्ट में भी नहीं होती, रिएक्टेंट में भी नहीं होती, कंज्यूम हो जाती हैं, उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट। क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट। तो जो भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, यानी जो रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड नहीं करते, हो सकता है उनके अंदर इंटरमीडिएट बनकर आते हों। तो हुआ कैसे ये रिएक्शन, पहले H2O2 का जो मॉलिक्यूल है वो I नेगेटिव से कोलाइड करता रहा, टकराता रहा, उसके बाद उसने ये दोनों चीज़ें फॉर्म करी जहाँ IO नेगेटिव इंटरमीडिएट था। फिर IO नेगेटिव जो है फर्दर H2O2 से रिएक्ट करता है, 2 H2O2 से बारी बारी रिएक्शन हुआ है। देखो दोनों एक साथ नहीं रिएक्ट करे, आपस में नहीं करे, इनफैक्ट H2O2 किससे रिएक्ट कर रहा था, I नेगेटिव से रिएक्ट कर रहा था। तो अब इन दोनों में से जो भी स्टेप स्लो होगा ना, उस स्टेप का जो ऑर्डर होगा वो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी रिएक्शन आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है जो रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड नहीं करेगा, अगर कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर उसका स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन करेगा। जैसे कि हम इसको बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट भी स्लोएस्ट स्टेप बताएगा और ऑर्डर भी कौन सा बताएगा, स्लोएस्ट स्टेप बताएगा। स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस बात को आप ध्यान रखिए। समझ में आया। तो हमने बोला मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी है कि कितने एटम आयन्स मॉलिक्यूल्स एक साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करें ताकि एक रिएक्शन प्रोसीड हो पाए। वेयर एज ऑर्डर क्या था आपका, आपका ऑर्डर था एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, जो कि रेड लॉ में जो हमने पावर्स लिखी थी ना, पावर्स का सम, मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग विद ईच अदर सो एज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, वेयर एज ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ, ठीक है ना। कंसंट्रेशन भी बोल देना इसमें ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ। तो पहला जो डिफरेंस है इसके अंदर वो बन जाएगा दोनों की डेफिनेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आए सपोज व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, तो ये पहला डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों की डेफिनेशन होगी। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, दूसरा डिफरेंस जो यहाँ पे बनता है वो है कि मॉलिक्यूलैरिटी कैसी क्वांटिटी है, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। आप रिएक्शन को देख सकते हो और बता सकते हो अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कि उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, एक मॉलिक्यूल है 1 होगी, 2 मॉलिक्यूल है 2 होगी, इस तरह से, और 3 से ऊपर तो होती ही नहीं है। वेयर एज ऑर्डर कैसी क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही ऑर्डर को निकाल कर बता सकते हो,
थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो। ऑर्डर जो है किसी भी रिएक्शन का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। मॉलिक्युलैरिटी ना तो कभी ज़ीरो हो सकती है, ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्युलैरिटी एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। तो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं एटम्स, या ही ज़ीरो कैसे हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते। तो ये सब नहीं हो सकते। इट इज़ ओनली पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ कैसी वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव एंड होल नंबर में हम बोलेंगे, इंटीजर नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगा। पॉजिटिव एंड इन ओनली इन होल नंबर, सिर्फ होल नंबर में ये वैल्यूज़ जो है मॉलिक्युलैरिटी की हो सकती है। ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। अगर आप फोर्थ पॉइंट की बात करते हो यहाँ पर इनमें डिफरेंस में, तो जो मॉलिक्युलैरिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए सिग्निफिकेंट है। सिर्फ किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्युलैरिटी फाइंड कर सकते हो। वेयर एज अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। वेयर एज ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप का जो ऑर्डर होता है वही जो है पूरे रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सिग्निफिकेंट है सिर्फ मॉलिक्युलैरिटी, वेयर एज ऑर्डर इज़ वैलिड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन योर मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर. So I'll leave you at this, and we'll continue in the next class.